स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 9 एंजाइम्स में टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम जिसे हिंदी में कहेंगे एंजाइम की संरचना। सेकंड है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्शन। हिंदी में बोलेंगे एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम एंजाइम की संरचना व एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने एंजाइम का इतिहास या एंजाइम का परिचय व एंजाइम की परिभाषा का अध्ययन किया था। नेचर में जितने सारे एंजाइम हैं जो मानव की देह में उपस्थित हों, वो सभी मानव की देह में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन से निर्मित होते हैं। उनमें एक एंजाइम हमने अपवाद किया था जो प्रोटीन प्रकृति का नहीं होता है या प्रोटीन से बना नहीं होता है, वो है राइबोजाइम एंजाइम। वो आरएनए प्रकृति का होता है। आरएनए संबंधन उसका कार्य जो हमने डिटेल में वहाँ अध्ययन किया था। दो वैज्ञानिकों ने खोजा, सेक व अल्टमान। तो आज जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्रोटीन की संरचना। उसमें सामान्यतः हम ऐसे दर्शा सकते हैं इसे। एक शब्द आता है होलो एंजाइम, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण एंजाइम। देखो नाम से स्पष्ट है, एंजाइम का संरचना भी है और एंजाइम के संगठक से संबंधित भी है। पूर्ण एंजाइम एंजाइम की संपूर्ण संरचना को दर्शाता है। होलो एंजाइम शब्द ये होता है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है एपो एंजाइम, सेकंड है कोफैक्टर। इसको हिंदी में कहेंगे एपो एंजाइम, इसको हिंदी में कहेंगे सहकारक। ये एंजाइम का एपो एंजाइम जो शब्द लिखा है मैंने, एपो एंजाइम होलो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है, यानी प्रोटीन भाग है। ये वाला पार्ट है, ये है नॉन प्रोटीन पार्ट। हिंदी में इसको कहेंगे अप्रोटीन भाग। 11th क्लास में हमने संयुग्मी प्रोटीन पढ़ा। ऐसे ही यदि प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन भाग जुड़ा है, उस प्रोटीन को कॉन्जुएंट प्रोटीन या संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। यहाँ नॉन प्रोटीन पार्ट के रूप में 3 कंटेंट हो सकते हैं। एक हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, पहला हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक समूह है। ये होलो एंजाइम का
अप्रोटीन भाग है, नॉन प्रोटीन भाग है। सेकंड कौन सा है? कोएंजाइम, ये भी नॉन प्रोटीन पार्ट है। तीसरा है एक्टिवेटर, इसको बोलेंगे सक्रियक, ये भी क्या है? नॉन प्रोटीन। यानी ये बोल सकते हैं होलो एंजाइम में जो नॉन प्रोटीन पार्ट है या अप्रोटीन भाग है, वो उसके मुख्यतः वो तीन प्रकार का हो सकता है। एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, यहाँ हम पढ़ेंगे कि वो इसके साथ दृढ़ता से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है एपो एंजाइम के साथ में, या प्रोटीन के अलावा किस से मिलकर बना है, किसी धातु से मिलकर बना है, किसी कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना है। तो एक तो इनकी बंधुता दर्शाएंगे हम कि एपो एंजाइम के साथ, यानी जो कोफैक्टर पार्ट के जो तीन पार्ट हैं वो एपो एंजाइम या होलो एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के साथ किस प्रकार की बंधुता दर्शाते हैं। बंधुता का अर्थ है टाइटली बाउंडेड हैं, यानी दृढ़ता से जुड़े हैं, कि या लूजली बाउंडेड हैं, ढीले रूप से जुड़े हैं, या कार्बनिक पदार्थ से बने हैं, या अकार्बनिक पदार्थ से बने हैं, या किसी धातु से बने हैं। अब देखो इसको अगर हम एक संरचना के रूप में दर्शाएं होलो एंजाइम को, या जितना भी पार्ट अपन ने अभी तक किया है उसको अगर एक संरचना के रूप में दर्शाएं, ये है फिगर किसका? होलो एंजाइम, यानी पूर्ण एंजाइम का है ये। अब कौन कौन से दो पार्ट दर्शाने हैं हमें? एक तो एपो एंजाइम यानी प्रोटीन वाला पार्ट, दूसरा कोफैक्टर दर्शाना है। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये आप कोफैक्टर बोल सकते हो या इनमें से किसी का एक नाम ले सकते हो, जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा प्रोटीन पार्ट है, उसका नाम क्या है? एपो एंजाइम। तो सेकंड आ जाएगा एपो एंजाइम, ये वाला पार्ट है, ये है एपो एंजाइम। अब देखो एपो एंजाइम प्लस यानी प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन, क्या कह देंगे उस संरचना को? होलो एंजाइम कह देंगे। ये वाला कंटेंट है, ये वाला है एपो एंजाइम। देखो प्रोटीन पार्ट होलो एंजाइम का, प्रोटीन पार्ट को अगर पूछे तो क्या कहेंगे? एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहेंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर के रूप में क्या हो सकते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, को एंजाइम हो सकता है, एक्टिवेटर हो सकता है। देखो फर्स्ट अब इसका अगर हम लिखें, यह पहला पार्ट लें, एपो एंजाइम। ऐसे ही हिंदी में कहेंगे एपो एंजाइम। देखो फर्स्ट तो है होलो एंजाइम का, कैसा है? प्रोटीन पार्ट है। इट इज ए प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम। हिंदी में क्या बोलेंगे? यह होलो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है। देखो नेक्स्ट अगर हम लें इसी का पार्ट, अब ये प्रोटीन पार्ट है। पहला तो कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो एसिड। तो प्रोटीन की एकलक इकाई यानी सिंगल यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या कहेंगे? एमिनो एसिड। या मोनोमर ऑफ प्रोटीन क्या कहेंगे? मोनोमर यानी मोनो यानी एकलक इकाई, वो भी है एमिनो एसिड। तो प्रोटीन किससे मिलकर बने? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का एक विशिष्ट क्रम पाया जाता है, ऐसा नहीं कि कोई अनिश्चित क्रम में जो 20 एमिनो एसिड हैं वो जुड़े रहते हैं। तो यहाँ एमिनो एसिड एक विशिष्ट क्रम में जुड़कर एक विशिष्ट प्रोटीन बनाते हैं, वो होलो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है। उस प्रोटीन पार्ट में अगर एंजाइम एमिनो एसिड अधिक जुड़ेंगे तो भी प्रोटीन बनेगी, यदि कम एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो भी प्रोटीन बनेगी। अंतर क्या है? यदि अधिक एंजाइम अधिक एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो प्रोटीन अधिक लंबाई की होगी, अगर कम एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो प्रोटीन कम लंबाई की होगी। तो नेक्स्ट ये आ जाए एंजाइमों में प्रोटीन अणुओं की लंबाई भिन्न भिन्न
देखो भिन्न भिन्न का अर्थ है, अगर एमिनो एसिड कम जुड़ेंगे तो लंबाई होगी कम, यदि एमिनो एसिड अनेक होंगे, खूब सारे होंगे तो अधिक लंबाई होगी। तथा एमिनो एसिड का क्रम विशिष्ट होता है। देखो ये एक मुख्य बिंदु, आगे दो हम इसके सिद्धांत पढ़ेंगे, तालाचाबी सिद्धांत, एक दूसरा सिद्धांत प्रेरित आसंजन सिद्धांत है दूसरा, उसमें विशेष प्रकार के स्थल हम पढ़ेंगे। तो आ जाएगा एपो एंजाइम यानी एपो एंजाइम पर या एपो एंजाइम में एक या अधिक सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, इंग्लिश में इसे कहेंगे एक्टिव साइट। अब देखो कार्य क्या उनका, वैसे आगे सिद्धांतों में आएगा, तालाचाबी सिद्धांतों में ये विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। एक्टिव साइट का अर्थ है ये वाला पार्ट ही एंजाइम का सबस्ट्रेट से जुड़ेगा। सबस्ट्रेट यानी क्रियाकारक, एंजाइम का वह पार्ट जो जैव रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारक से या सबस्ट्रेट से जुड़ेगा, वो एक्टिव साइट कहलाता है, सक्रिय स्थल है। तो सामान्यतः जो प्रोटीन पार्ट है यानी एपो एंजाइम में एक से अधिक एक्टिव साइट पाए जाते हैं या उपस्थित हो सकते हैं। सेकंड वाला पार्ट अगर हम लें, ये लें कोफैक्टर, इसको क्या कहेंगे, सहकारक। पहला तो आ जाएगा कौन सा पार्ट है, नॉन प्रोटीन, इट इज ए नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम। यह पूर्ण एंजाइम का अप्रोटीन भाग होता है, उसे कोफैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है कोफैक्टर के रूप में मुख्यतः तीन विभेद या कारक हो सकते हैं, या यह बोल सकते हैं कोफैक्टर मुख्यतः तीन प्रकार के हो सकते हैं। या तो यहां से या तीन प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट इसमें हम लेंगे जो पहले हमने लिखा है अभी, प्रोस्थेटिक ग्रुप या प्रोस्थेटिक समूह, ऐसे दर्शाएंगे इंग्लिश में, प्रोस्थेटिक। प्रोस्थेटिक ग्रुप देखो कैसे कहेंगे, ये वाला पार्ट है फर्स्ट, तो इनकी नेचर यानी प्रकृति कैसी है, कार्बनिक प्रकृति। सेकंड है दृढ़ता से एपो एंजाइम से जुड़े होते हैं। ये दूसरा बंधुता का यानी बाइंडिंग कैसी होगी, इनकी दृढ़ होगी। नेक्स्ट अगर हम लें
सघनता, ये भी अधिक होती है। अगर हम एग्जाम्पल लें इसके, तो एग्जाम्पल में आएगा जैसे साइटोक्रोम। ये तो फर्स्ट पार्ट है। दो ही बिंदु ध्यान में रखने, कार्बन प्रकृति के और दृढ़ता से जुड़े यानी टाइटली बाउंडेड है। दूसरा कोएंजाइम, इसको कहेंगे सएंजाइम। पहला तो है नेचर, ये भी कैसे होते हैं, कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। प्रकृति कैसी है, कार्बनिक। दूसरा है एपो एंजाइम से ढीले रूप से जुड़े या अनुबंधित होते हैं। ये दूसरी स्थिति है, एपो एंजाइम से ढीले रूप से, ये दृढ़ता से। तीसरा अगर हम देखें एग्जाम्पल, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, NAD निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट, FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये आगे हम नेक्स्ट रेस्पिरेशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। नेक्स्ट एक्टिवेटर, ने कहेंगे सक्रियक। देखो फर्स्ट तो है इनकी नेचर, नेचर है मोस्टली अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं ये। अब तक जो दो हमने किए, कौन से, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम, दोनों कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, परंतु एक्टिवेटर मुख्यतः अकार्बनिक प्रकृति के मोस्टली। नेक्स्ट है दूसरा, अगर हम देखेंगे इसमें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जैसे फेरस। अब देखो एक छोटे से अगर इसको फिगर में हम दर्शाएं दोबारा, सभी पार्ट्स को इसके। फर्स्ट है होलो एंजाइम, हिंदी में पहले लिख चुके हैं, पूर्ण एंजाइम। बराबर में क्या आएगा, एपो एंजाइम, क्या है, प्रोटीन पार्ट प्लस कोफैक्टर, ये क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट, ये क्या है, एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट। कोफैक्टर के रूप में क्या हो सकते हैं, फर्स्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकंड कोएंजाइम, थर्ड एक्टिवेटर। ये सामान्यतः है, ये बोल सकते हैं एंजाइम। देखो सेकंड अगर हम ये लें, एक विशेष बिंदु होलो एंजाइम, ये वाला पार्ट अगर प्रोटीन कंटेंट यदि एपो एंजाइम के साथ में नॉन प्रोटीन के रूप में को एंजाइम जुड़ा है, तो उसे जिस प्रक्रिया द्वारा अलग करते हैं उसे डायलिसिस कहते हैं। तो यहाँ अगर हम एक अन्य बिंदु लें, इसमें किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, देखो होलो एंजाइम से यानी पूर्ण एंजाइम से को एंजाइम को क्या है, प्रोटीन भाग है, को
डायालिसिस आगे उत्सर्जन के चैप्टर में आएगा, जिन व्यक्तियों की किडनी फेल्योर हो जाती है वहां भी ये टर्म आएगा ऐसा। डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो है एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट पार्ट, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक या एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो जैसे ही जैव रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी उस समय उनको प्रभावित करेंगे। अनेकों कारक हैं ऐसे, ध्यान करना है उसमें। जैसे फर्स्ट अगर हम लें तापक्रम, टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री हम पढ़ेंगे, सारे एंजाइम लगभग इसी तापक्रम पर कार्यरत हैं। दूसरा है पीएच मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। थर्ड है एंजाइम की सांद्रता, एंजाइम सांद्रता। फोर्थ है अंतिम उत्पाद की सांद्रता, यानी एंड प्रोडक्ट है वो कम मात्रा में बन रहा है कि अधिक मात्रा में। नेक्स्ट है क्रियाधार, क्रियाकारक बोल सकते हो, सबस्ट्रेट, क्रियाधारों की सांद्रता। ध्यान रख लेना, अधिक है तो सामान्यतः उत्पाद भी अधिक बनेगा। नेक्स्ट है जो इसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे, एंजाइम निरोधक एवं एंजाइम विष। ये दो प्रकार के हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कॉम्पिटेटिव, इसको बोलेंगे प्रतिस्पर्धी निरोधक। सेकंड है अप्रतिस्पर्धी निरोधक, नॉन कॉम्पिटेटिव। ये नेक्स्ट डे हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।